हाँ जी, हम नेशनल इनकम पे थे। हमने इसका इक्विलिब्रियम देखा था 2 लेवल पे और 3 लेवल पे। ठीक है। 2 लेवल पे कौन सा सेक्टर आ गया था? इन्वेस्टमेंट सेक्टर। और 3 लेवल पे गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हो गया। सॉरी, 2 सेक्टर पे सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोडक्शन थी। 3 लेवल पे हमारा इन्वेस्टमेंट सेक्टर और 4th में हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। ये देखो, ये 4 सेक्टर पूरे मिला के इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कंजप्शन एंड सेविंग। कंजप्शन एंड सेविंग क्या हुआ? Consumption function refers to the functional and causal relationship between consumption and one hand and the other factor determine another hand. यानी कि एक हैंड पे आप कंजप्शन को रखेंगे। कंजप्शन फंक्शन मेनली होता क्या है, सुन लो। कंजप्शन फंक्शन कंजम्पशन और इनकम के रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है। जितनी इनकम हम कंजप्ट करने पे लगा रहे हैं, कंजप्शन करने पे लगा रहे हैं, दैट इज कंजप्शन फंक्शन। ठीक है। ये दो तरह से हो सकते हैं, एक ऑटोनोमियस। ठीक है। ऑटोनोमियस में क्या आएगा? ऑटोमेटिक। ऑटोनोमियस का इनडायरेक्ट ऑटोमेटिक, यानी कि इनकम का और कंजप्शन का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है। इनकम बढ़े तो कंजप्शन बढ़े, ऐसा नहीं है। इनकम अपने हिसाब से चलेगी, कंजप्शन अपने हिसाब से चलेगी। ठीक है। मुझे जितना खर्च करना है मैं उतना ही खर्च करूंगी। इनकम चाहे मेरी जितनी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम जीरो भी है, अगर आज मैं कुछ नहीं भी कमा रहा, तो क्या मैं कंजप्शन नहीं करूंगी? तो क्या मैं सौंफ लगाना छोड़ दूंगी? क्या मैं नहाना छोड़ दूंगी? क्या मैं खाना छोड़ दूंगी? नहीं ना। कुछ ना कुछ कंज्यूम तो मैं कर ही रही हूँ ना, चाहे मेरी इनकम है चाहे इनकम नहीं है। है ना। तो ये ऑटोनोमियस कि आपकी कंजप्शन, आपकी इनकम और आपकी कंजप्शन एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती है। एक है इंडीड। इंटेंड इंडीड इंटेंड ऐसी है कुछ। वो कंजप्शन क्या कह रही है कि व्हेन द इंक्रीज इन इनकम द कंजप्शन इंक्रीज, यानी कि जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन भी आपकी बढ़ती जाएगी। आपकी इनकम बढ़ी, आपकी कंजप्शन भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। दैट इज इंड्यूस्ड। इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड। ठीक है। इंड्यूस्ड कंजप्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटा pertaining to the consumption expenditure of the sample of German household angle formula set of 3 generation which are popularly known as angle law of consumption। ठीक है। एक लॉ ऑफ कंजप्शन आया था, एंगल लॉ ऑफ कंजप्शन। इन एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हाउस होल्ड टेंड टू स्पेंड। ठीक है। अगर हमारा इनकम इंक्रीज होगी तो हम कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे? 3 लेवल बोला, 3 बोला है ना इसमें। तो 3 कौन कौन से हैं? इनकम फूड पे कम करेंगे, एजुकेशन इस पे ज्यादा करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज इस पे ज्यादा करेंगे, और जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम होएगा कंजप्शन आइटम्स जैसे कि रेंट, फ्यूल, क्लोथिंग, लाइटिंग, इस पे तो लगना ही लगना है। ठीक है। ये तो रूटीन है। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो जाता है वो तो जाएगा ही जाए। ठीक है। लेकिन इंक्रीज किस में होएगा? मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, रिक्रिएशन, इन सब में इंक्रीज होएगा। कंसेप्ट ऑफ कंजप्शन फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। ठीक है। कंजप्शन और इनकम का रिलेशनशिप ही कंजप्शन फंक्शन। हाँ जी, इसमें कुछ एज्यूम किया गया है। एज्यूम क्या किया गया है? एज्यूम द हैबिट ऑफ द पीपल रिगार्डिंग स्पेंडिंग डू नॉट चेंज एंड प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम रिमेन द सेम। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि कस्टमर की हैबिट नहीं चेंज करें, हैबिट रिमेन अनचेंज। ठीक है। अदर फैक्टर लाइक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिमोन मोर एंड लेस कांस्टेंट, इन सब में भी क्या रहेगा? कंसिस्टेंसी रहेगी। जो कंडीशन है इकोनॉमिक सिस्टम की वो भी क्या है? नॉर्मल कंडीशन है।
जो इकोनॉमिक सिस्टम की कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, वो नॉर्मल कंडीशन। देन एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्टिक least fair economy, the law may not hold good in the economy where state interferes with consumption and production enterprise. लीस्ट फेयर है यानी कि किसी का भी ज्यादा इफेक्ट नहीं है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर का ज्यादा नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है, बोथ आर वर्किंग टुगेदर। हाँ जी, कंजप्शन फंक्शन एक्सप्लेन कैसे करना है, सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। हमने बोला ना कंजप्शन फंक्शन किसका रिलेशनशिप है, इनकम का। तो कंजप्शन फंक्शन के किसका फंक्शन आएगा, कंजप्शन सी इज इक्वल टू एफ वाई, वाई इज इनकम, एफ इज फंक्शन ऑफ इनकम, सी इज कंजप्शन। हाँ जी, अब इसके कंसेप्ट आ गए। कंजप्शन फंक्शन दो तरह के बताए हैं इन्होंने, एवरेज और मार्जिनल। एवरेज में क्या बोल रहे हैं, एपीसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एग्रीगेट और टोटल कंजप्शन टू एग्रीगेट इनकम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज में क्या करेंगे, टोटल जितनी भी इनकम है, टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर है, बोथ को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय टोटल इनकम, दैट इज एवरेज। यानी कि एवरेज निकालेंगे कि पर डे की या पर ईयर की या पर मंथ की, जैसे भी होगा, इनकम क्या है। वेट अ मिनट। ठीक है, तो ये देखो एपीसी कैसे दिया हुआ है इन्होंने, सी इज डिवाइड बाय वाई, यानी कि सी कंजप्शन इज डिवाइड बाय इनकम, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज कंजप्शन निकल के आ जाएगी। यहाँ दिया हुआ है देखो, जीरो और कंजप्शन, 100 और 120, तो 120 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1.20, एवरेज कंजप्शन आ गई। 200 डिवाइड बाय 1 आ गई एवरेज कंजप्शन। यहाँ समझ आ रहा है कैसे आई है। हाँ जी, ये क्लियर है ना। एवरेज कंजप्शन, कंजप्शन को इनकम से डिवाइड किया हुआ है बस। नेक्स्ट एवरेज कंजप्शन का ये देखो डायग्राम दिखाया हुआ है। ये देखो, ये सी कंजप्शन यहाँ से शुरू हो रही है, ना कि जीरो से। इट मींस इनकम, चाहे हमारी इनकम हमारी जीरो से हो रही है, लेकिन कंजप्शन हमारे यहाँ से, जैसे हमने फिक्स पढ़ा था फिक्स कॉस्ट, कि फिक्स कॉस्ट कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट रहेगी रहेगी, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे आप नहीं कर रहे हो। इसी तरह इनकम आपकी चाहे है चाहे नहीं है, लेकिन आपका कुछ पार्ट कंजप्शन का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप खाना खाना तो नहीं छोड़ दोगे ना, है ना, रहना तो नहीं छोड़ दोगे। ठीक है, तो कंजप्शन का कुछ पार्ट तो आपका रहेगा ही रहेगा, चाहे आपकी इनकम हो चाहे आपकी इनकम ना। ठीक है, ये वो के यहाँ पे वो केस है जहाँ पे आपकी इनकम और कंजप्शन में कोई रिलेशन नहीं है, इनकम चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आपका इनकम और कंजप्शन का कोई रिलेशन नहीं है। आप कंजप्शन यहाँ कर रहे हो, फिर यहाँ कर रहे हो, फिर यहाँ कर रहे हो। ठीक है, इनकम बढ़ रही है चाहे कम हो रही है, आपकी कंजप्शन उस पर फर्क नहीं डाल। लेकिन आफ्टर दैट यहाँ इनकम बढ़ी, इनकम आपकी बढ़ी, कंजप्शन आपकी भी बढ़ गई। ठीक है, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप सेविंग शुरू करो। ये जो बीच का ये गैप है ये सेविंग है, यहाँ पे आप सेविंग करो। ठीक है, और इस केस में आपकी इनकम और कंजप्शन बराबर नहीं बढ़ेगी, इनकम आपकी ज्यादा बढ़ेगी, कंजप्शन आपकी थोड़ी कम बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आप कंजप्शन अब ज्यादा नहीं कर रहे, आप वो कुछ अमाउंट कहाँ डाल रहे हो, सेविंग्स में डाल रहे हो। देन मार्जिनल परसेंटेज आ गई, मार्जिनल पीसी आ गया। मार्जिनल पीसी क्या बोल रहा है,
मार्जिनल पीसी रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। हमने मार्जिनल वैसे भी पढ़ा हुआ है, मार्जिनल हमेशा चेंज होता है ना। मार्ज एडिशनल होता है ना, मार्जिनल हमने पढ़ा है। तो मार्जिनल में हम क्या लेंगे, एक एडिशन। इट मीन्स चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो ये किसका फैक्टर होगा, चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ये देखो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120। अब इन दोनों का चेंज लेंगे और इन दोनों का चेंज लेंगे। इनकम का जो चेंज है वो तो 100 ही आ रहा है। कंजप्शन का चेंज देखो, 40 टू 180 गया, दैट इज 80। 120 टू 200, दैट इज 80। 200 टू 280, दैट इज 80। तो 80 डिवाइड बाय 100, दैट इज 0.80। ये आ गया मार्जिनल कंजप्शन। मतलब हर पॉइंट 80 पे हमारा 1 यूनिट बढ़ रहा है। हर पॉइंट 80 पे हमारा 1 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारी सिंपल कंजप्शन थी, ये हमारी मार्जिनल कंजप्शन कि यहाँ हर 1 यूनिट के बाद हमारा कुछ पॉइंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम। तो इसका डिवाइड कर। नाउ फैक्टर इफेक्टिंग कंजप्शन। फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स में कौन से आ गए, जो कि रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर, यानी कि साइकोलॉजिक फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, फॉरसाइटेडनेस, इसमें क्या आ गया, इंडिविजुअल सेव मोर टू प्रूव प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर सच एज ओल्ड एज, एजुकेशन और चिल्ड्रन एक्सेट्रा। इसमें क्या बोल रहे हैं, कंजप्शन फंक्शन में कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल। हम अब कंजप्शन कम कर रहे हैं, क्या कारण है कंजप्शन कम करने का, हमारी सेविंग्स। हमें पता है ओल्ड एज आने वाली है, आएगी आएगी, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, अपनी कंजप्शन कम कर देते हैं और सेविंग ज्यादा कर देते हैं। देन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो हमें सेव ज्यादा करना पड़ेगा, लेस कंज्यूम कर। ऑक्यूपेशनल मोटिव, अगर किसी को अपना बिजनेस सेटअप करना है फ्यूचर में, ठीक है, तो पैसे जोड़ेगा तभी बिजनेस सेटअप करेगा ना अपना, तो वो भी सेव मोर करेगा। ठीक है, मिसलेनियस में क्या आ गया, कंजप्शन लेस एंड सेव मोर लीडिंग टू लो प्रोस्पेरिटी। ठीक है, कुछ पीपल सोच सोच होती है उनकी, ठीक है, कि हम कंज्यूम कम करेंगे और सेव ज्यादा करेंगे। ठीक है, जिसको कंजूस बोलते हो आप, वो उसको मिसलेनियस बोलते हैं। ठीक है, स्टेटस इन द सोसाइटी, इंडिविजुअल को लगता है, प्राउड फील होता है अगर वो अपने बच्चों के लिए, ठीक है, मनी सेव करके रखते हैं या उनकी, या कोई घर लेते हैं तो वो स्टेटस सिंबल बन जाता है। ठीक है, प्रिकॉशनली, ये क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसी सच है, कुछ प्रिकॉशंस लेके चलते हैं हम। ठीक है, मान लो एक्सीडेंट हो गया या इलनेस आ गई, तो उस टाइम पे भी तो हमें हमारी इनकम चाहिए होगी ना। तो तब कैसे हमने अपनी इनकम को संभालना है, तब कौन देगा हमें पेमेंट। तो हम क्या करते हैं, उस उससे बचने के लिए पहले से ही सेविंग करते हैं। देन कुछ बिजनेस फैक्टर्स, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंशन करने के लिए, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कुछ हमें ऑन द स्पॉट इमरजेंसी आ जाती है, उसके लिए हमें कैश लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है, तो भी हम कंजप्शन नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ पैसा अपने पास बचा के रखते हैं। देन मॉडर्नाइजेशन, कुछ नया अडॉप्ट करने के लिए, नई टेक्निक लाने के लिए। देन ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आ गए, चेंज इन मनी इनकम। चेंज इन मनी इनकम क्या बोला, जो रिलेशनशिप है इनकम और एक्सपेंडिचर का, पॉजिटिव है, इनकम इंडिविजुअल राइज। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या बोल रहे हैं, इनका पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और कंजप्शन का। जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन हमारी अपने आप ही बढ़ जाएगी। रियल इनकम, रियल इनकम क्या है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। अगर प्राइस ही बढ़ गए तो चाहे इनकम बढ़े चाहे ना बढ़े, हमें चीजें तो खरीदनी है ना, उतनी उतनी तो खरीदनी है। फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कॉर्पोरेशन, अगर हम कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे रिजर्व्स रख लेते हैं, ठीक है, अपना हमारा डिविडेंड रख लेते हैं अपने रिजर्व्स के लिए,
देन चेंज इन एक्सपेक्टेशन, लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई, ठीक है, वो फ्यूचर बेस्ड हो गए। अब लोग जो हैं वो फ्यूचर बेस्ड हो गए, वो अब फ्यूचर की ज्यादा सोचते हैं, तो भी वो कंजप्शन कम करेंगे। फिजिकल पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई, कोई टैक्स लग गए, ठीक है, किसी पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो भी हमें उसके हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, तो भी हमारी कंजप्शन कम हो जाएगी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ गया, लाइक पर्सनल बिहेवियर पर्टिकुलर विद द रिस्पेक्ट ऑफ कंजप्शन इन इकोनॉमी, लाइक बिहेवियर ऑफ द पर्सन, ठीक है, उसको अगर लगता है कि अभी सेविंग करना बेटर है तो वो सेविंग करेगा, अगर उसको लगता है कि अभी कंज्यूम कर लेता हूँ बाद में सेव करूंगा, तो वो अपने बिहेव के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। देन सेविंग फंक्शन आ गया। सेविंग फंक्शन क्या है, किसके बीच में रिलेशन, सेविंग और इनकम। देखो ये जो फंक्शंस है वो इनकम के रिलेशन है सारे, कंजप्शन भी इनकम का रिलेशन है और सेविंग भी और इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम और सेविंग के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलेंगे सेविंग फंक्शन। तो इनकम ए प्लस वन माइनस बी वाई डी। अब ये वन माइनस ए क्या आ गया, ऑटोनोमियस। ऑटोनोमियस मैंने अभी आपको बता दिया था, इनकम के साथ कोई भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंड होता है ऑटोनोमियस, ठीक है। वन माइनस बी यानी कि मार्शल, एंड वाई डी यानी डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो कंजप्शन पे यूज कर रही, और उसके बाद जो बची वो डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, जब हम कंज्यूम करने के बाद, मान लो मेरे पास 10,000 है, 5,000 मैंने कंज्यूम कर लिया, यानी कि राशन वगैरह में लगा दिया, तो अब जो मेरे पास इनकम बची दैट इज 5,000, वो डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। वो मैं लग्जरी पे लगा सकती हूँ, सेविंग्स पे लगा सकती हूँ, वो अब मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, वो डिस्पोजेबल इनकम। इसकी भी दो है, एवरेज, और इसके भी कंसेप्ट दो हैं, एवरेज और मार्जिन। एवरेज में भी सेम होएगा, सेविंग्स डिवाइड बाय डिस्पोजेबल इनकम। इसमें हम इनकम क्यों नहीं ले रहे हैं अकेला, डिस्पोजेबल इनकम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेविंग्स किस पे होती है, कंजप्शन के बाद जो इनकम बचती है उसके ऊपर सेविंग्स होती है। कंजप्शन की इनकम पे तो नहीं ना सेविंग करते आप, कंजप्शन की इनकम तो कंजप्शन के लिए रखी हुई है, उसको तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन उस कंज्यूम के बाद जो इनकम बची यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, सिर्फ उस पे ही सेविंग करोगे ना आप, तो इसलिए यहाँ पे इनकम के बाद डिस्पोजेबल इनकम की बात होती है, ठीक है। और मार्जिनल क्या होगा, चेंज इन टोटल सेविंग एंड चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, ये आ गया, ठीक है। अगर आप सीधा ये निकालोगे, ये देखो अब इसमें कंजप्शन भी दिया हुआ है, सेविंग्स भी दी हुई है, इनकम भी दी हुई है। इनकम में से पहले तो कंजप्शन माइनस करोगे तो आपकी क्या आएगी, आपकी डिस्पोजेबल इनकम आएगी, ठीक है। 100 में से 125 माइनस किया, 125, 200 में 200 माइनस, 300 में से 275, 25, 400 में से 300, यहाँ पे ये गलत है या ये गलत है, यहाँ 350 आएगा, ठीक है। ये आ गई हमारी सेविंग्स, हमने कंजप्शन माइनस कर दी, हमारी सेविंग्स बच गई। अब हम डिवाइड कर देंगे सी डिवाइड बाय डिस्पोजेबल इनकम। देन 50 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 25, ऐसे इन दोनों को डिवाइड करते जाएंगे। ये कंजप्शन का निकाला है, ये सेविंग का। कंजप्शन का निकालने के लिए इसको और इसको डिवाइड करेंगे, और सेविंग का निकालने के लिए इसको और इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन मार्जिनल, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ले लेके, देन फैक्टर इफेक्टिंग सेविंग। अब सेविंग को कौन सा इफेक्ट करता है, लेवल ऑफ इनकम, हमारी इनकम कितनी है, अगर तो हमारी इनकम हाई है तो हम सेविंग भी क्या करेंगे, हाई करेंगे। और हमारी इनकम ज्यादा है, हम लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, खर्चे तो हमारे वही 50,000 होने हैं, 10,000 होने हैं, तो वो करने के बाद जो बच गई उसको हम सेव करना चाहेंगे, इसलिए अगर इनकम ज्यादा है तो सेविंग भी ज्यादा होगी। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, सेविंग पे मिल कितना रहा है। अगर हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो हम सेविंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। द स्टॉक ऑफ वेल्थ, हमारे पास कितनी वेल्थ है, अगर तो हमारे पास पहले से ही वेल्थ है तो हम सेविंग कम करना पसंद करेंगे, और अगर हमारे पास वेल्थ कम है तो हम सेविंग ज्यादा पसंद करेंगे। देन टैक्सेस, अगर टैक्सेस बचाने की सोचेंगे तो हम सेविंग्स भी ज्यादा करेंगे। देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अलग अलग, ठीक है, मान लो शेयर्स मिल रहे हैं अच्छे, ठीक है, बढ़िया कंपनी मिल रही है, तो भी हम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। देन इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है सेविंग्स पे ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, सेविंग्स वालों को ज्यादा कुछ बेनिफिट्स दे रही है, तो लोग भी सेविंग्स पे और अट्रैक्ट होंगे। देन बैंकिंग फैसिलिटी, जैसी बैंकिंग फैसिलिटी देगा, ठीक है, मान लो इंटरेस्ट रेट या कुछ अदर फैक्टर कुछ भी देता है, अगर हमें कुछ अदर अच्छे फैक्टर्स देता है तो हम सेविंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देन इन्वेस्टमेंट थ्योरी आ गई, सेम एज सेविंग फंक्शन। अब हम सेविंग की जगह क्या करें, अब हम उसको इन्वेस्ट करें। सेविंग में क्या हुआ, हमने बैंक में डाल दिया मनी या बचा के रखे। इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, हम अपनी मनी को डबल करना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, शेयर्स में लगा रहे हैं, डिवेंचर्स में लगा रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। फर्म मेक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन अ कैपिटल एज देयर ओन रिसोर्सेज एंड बोरोवर, ठीक है, कैपिटल में लगा रहे हैं जब हम अपनी इनकम को, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ गए। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या है, फर्स्ट आ गई ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट कौन सी है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रोस यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, जितनी तो स्टॉक में इन्वेस्ट की है वो तो आएगी आएगी, और जितनी हम करना और चाह रहे हैं वो भी इंक्लूडेड होगी। यानी कि जितना हमारे पास स्टॉक है वो तो है ही है, और जितना हमारे पास पड़ा है जो हम खर्चना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, वो भी इंक्लूड होगी, दैट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हम कैपिटल को रिप्लेस करने में जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक नया कैपिटल लेके आ रहे हैं पुराने कैपिटल को सेल करके, ठीक है, रिप्लेस करके, तो इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट लग रही है, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, टोटल अमाउंट का कुछ पार्ट, जिसमें मतलब नेट इन्वेस्टमेंट क्या आता है, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, दैट इज नेट, है ना, हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, नेट नेशनल इनकम ग्रोस नेशनल इनकम। नेट नेशनल बनाने के लिए क्या करते थे, डेप्रिसिएशन माइनस, तो नेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो तुम्हारी नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। देन एक्सेंट एंड एक्सपोस्ट, ये दो इन्वेस्टमेंट है जो नहीं है। एक्सेंट का मतलब है कोई भी इवेंट होने से पहले, जब हम उसके बारे में प्लान करते हैं, ठीक है, यानी कि मैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही हूँ कि मैंने कहाँ पर मनी लगानी है, दैट इज एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लगानी मैंने अभी रुक के है, अगले साल लगानी है या साल के अंदर अंदर नेक्स्ट मंथ लगानी है, लेकिन मैं उसकी प्लानिंग कर रही हूँ अभी, यानी कि इवेंट होने के पहले, जो पहले होगा वो एक्सेंट होगी, और पोस्ट का मतलब है जो इवेंट होने के बाद हम चेक करें इज आवर इन्वेस्टमेंट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद का जो प्रोसीजर है वो एक्स पोस्ट है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले का जो प्रोसीजर है वो एक्स एंड। क्लियर है बेटा दोनों। हाँ जी, दोनों क्लियर है, पॉइंट एक्स एंड एक्स पोस्ट। किसी को अभी तक कोई दिक्कत इन्वेस्टमेंट तक, इन्वेस्टमेंट के टाइप में? कोई रिस्पॉन्स नहीं?
देन प्राइवेट बिजनेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को दो टाइप से बांटा हुआ है. फर्स्ट इज ऑटोनोमियस, सेकेंड इज इंड्यूस, जो मैंने आपको बता ही दिया. ऑटोनोमियस क्या है? जो इंडिपेंडेंट है इनकम से, यानी कि इनकम का और इन्वेस्टमेंट का कोई भी एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपनी हैंड ऑन हैंड चलती है और इनकम अपनी हैंड ऑन हैंड. और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जिसमें इनकम का इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट आता है. ठीक है, अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. नाउ फैक्टर्स आ गए. फैक्टर्स दैट इफेक्ट इन्वेस्टमेंट: rate of interest. Interest is a financial cost that a firm must pay to borrow the money, capital required to purchase the real capital. For example, a company needs to borrow money from some bank to buy machinery for its company. Then company must pay an interest for the borrowing amount. If the rate of interest is higher, the cost of borrowing will become more expensive. Then the investment from a firm will be lower and vice versa. There is an inverse relationship between rate of interest and investment. हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन क्या है? ऑपोजिट है. अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको कम पड़ता है तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे. और अगर वही आपको ज्यादा पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो आप उस पे इन्वेस्टमेंट कम करोगे. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न में फर्क है. रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो हमने पे करना, जो हमने लोन लिया उसके ऊपर जो पे करना है. और रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो हमारे पास आने वाला है. इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव है. ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगी, रिटर्न अगर हमें ज्यादा मिलता होगा तो हम इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे. ठीक है, अगर बैंक मुझे कहे मैं 7% इंटरेस्ट दूंगा आपको आपकी सेविंग्स पे और इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, तो मैं, और दूसरा बैंक बोल रहा है मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? 10% वाले में जाऊंगी. ठीक है. देन गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हो गई? गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, फॉरेन को भी और डोमेस्टिक को भी. ठीक है, वो टैक्स एजम्पशन कर देती है, टैक्स कम कर देती है ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके. देन टेक्नोलॉजिकल चेंज, कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है क्वालिटीज में, ठीक है, प्रोडक्शन में. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी इन्वेस्टमेंट भी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी. एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, डिमांड सेल सप्लाई, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली ही ज्यादा करते हैं. टेक्नोलॉजिकल चेंज हमने पढ़ लिया. देन एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर, ये भी हमने पढ़ लिया कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर को लेके. अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ठीक है, हमारे स्टॉक के प्राइस बढ़ सकते हैं, तो हम स्टॉक में इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे. और अगर हमें लगेगा कि इस कंपनी के स्टॉक में प्राइस बढ़ने के चांसेस नहीं है, हमें लॉस हो सकता है, तो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे. क्लियर है बेटा? चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. इज इट क्लियर टू ऑल? कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज इन्फ्लेशन. डन? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? चैप्टर क्लियर है सबको?